Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ilmi Future YouTube channel. Today in this video we are going to discuss biology second year guest paper Federal Board. बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दैट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सो स्टार्ट करते. अब आपने करना किस वे में है, यानी प्रिपेयर किस वे में करना है. देखें, आपने पहले मेरे गैस को फॉलो नहीं करना. मैं आपको एक वे बताता हूँ, आपने पहले वो चीज़ें करनी है. देन क्योंकि मैं डिफरेंट एनालिसिस मैंने किए हैं, मैं उसके बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले आपने SLOs पेपर तीनों कर लेने, ठीक है. 3 आपके पास SLO पेपर्स हैं, वो आपने ऐसे से कर लेने. नंबर 2 पे आपने करने हैं पास पेपर्स. उसके बाद अब जो मैं गैस बताऊंगा आपने वो करना है. अब वो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको गैस बताऊंगा बुक से. अब जब मैं बुक से आपको गैस बताऊंगा तो तकरीबन जब आप ये दोनों करके आ चुके होंगे तो तकरीबन आप ये कह लें कि 80% तक आप मेरा गैस कवर कर चुके होंगे, ठीक है. तो इस वजह से वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा. हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि पास पेपर के बाद आपने हर जो चैप्टर होगा उसकी एक्सरसाइज जरूर कर लेनी है. उसमें MCQs हो गए, लॉन्ग शॉर्ट, ईच एंड एवरीथिंग. ये करने के बाद आपने फिर आना मेरे गैस की तरफ. जब आप इसके बाद मेरे गैस की तरफ आएंगे तो आप 80% गैस कर चुके होंगे, लेकिन बताना ज़रूरी है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. आपने सीक्वेंस यही रखनी है, पहले SLOs करने हैं, फिर पास पेपर्स करने हैं. पास पेपर आपने करने हैं 2014 से लेके 2019 तक, ठीक है. और आपको सॉल्व कहाँ पे मिल जाएंगे, tutorial.pk पे मिल जाएंगे. कोई इशू वगैरह हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो ये करने के बाद आपने एक्सरसाइज कर लेनी है. उसके बाद आपने 80% मतलब आपका ये कवर हो चुका होगा. अच्छा, आप फॉर एग्जांपल बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई हम किससे बुक करें, यानी हमें हमारे लिए कोई बेस्ट गाइड बुक कौन सी होगी. तो आई विल सजेस्ट स्कॉलर गाइड बुक, ठीक है. स्कॉलर की गाइड बुक बहुत ज़बरदस्त है. कोई प्रमोशन वगैरह मैं नहीं कर रहा, लेकिन उस हवाले से ज़बरदस्त है कि आप जब उसको करते हैं तो उसमें हर चीज़ एक मतलब हेडिंग के साथ लिखी होती है जो आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बेस्ट होता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपने गेस, और मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूँ. चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो पहले ज़रा हम इसको कर लेते हैं कि जो वाइट ऊपर वाला है वो ज़रा हमारे पास गायब हो जाए. हमारे पास जस्ट जो नीचे वाला है कि ये रह जाए बस, ठीक है. चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. अब मेरे पास बुक है, मैं ज़रा बुक ओपन करूँ तो आपको वहाँ से बताता जाऊँगा ताकि आप इंपॉर्टेंट ही कर पाएँ, सारे आपको करने की जरूरत ना पड़े. इसमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, ये लॉन्ग में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब ये पूरा लॉन्ग में आता है, ठीक है, जिसमें आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है, दैट इज लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ये सारा आपके पास में आ जाता है. फिर आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें वो इसका टेबल भी है, और स्पेशली मतलब इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. तो ये आपकी सूरत इसको स्किप नहीं करना. और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है उसमें आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन जो है इसका मतलब ट्रांसपोर्ट वाला वाला रिपीट होता है. स्पेशली कार्बन का रिपीट होता है. कार्बन का एज अ बाइकार्बोनेट आयन, जिसका रिएक्शंस एंड डायग्राम है वो अपने अच्छे से कर लेना है, और ज़्यादा वही रिपीट होता है, ठीक है. अब अगर मैं आपको स्किप करवा भी दूँ ना, ये क्योंकि SLO पेपर में है तो आपको वैसे भी दोबारा करना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें क्लियरली बता रहा हूँ. और मैं इस तरह मतलब आपको गैस इस तरह बता रहा हूँ कि गैस ये आपका कितना कवर करेगा. इट विल कवर इंशाल्लाह 80% ऑफ योर पेपर, ये जो गैस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो इस वजह से गैस थोड़ा सा आप कह सकते हैं मुश्किल भी होगा, डेफिनेटली, ये तो बात है. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेशली रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है ना, रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, जिसमें हमारे पास मायोग्लोबिन, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन. इसका जो टेबल है ये आपने ऐसे कर लेना है. मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है अवॉइड करें, जस्ट आपको आइडिया हो रहा है बस ही, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता. उसके बाद आपके पास जो है वो बीमारियाँ हैं. तो बीमारी में जो 2 बीमारी आपने याद रखनी, एक TB, जिसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. दूसरा आपके पास है साइनोसाइटिस. ये वाले 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इतना आता नहीं है. चैप्टर 2 की बात करते हैं. एक्सरसाइज तो आपने मस्ट करनी, मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ, मतलब आपने करनी तो है नहीं. इस तरह अगर आप मैं लिखूँगा तो आप करेंगे, अदरवाइज थोड़ी करेंगे. तो एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है. एक्सरसाइज बिल्कुल भी सूरत भी आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है. अब चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं कि चैप्टर 2 में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या रखा है. तो ऑस्मो रेगुलेशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. उसमें आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, ठीक है, रेगुलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करना चाहता कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर हम इस तरह को करते रहेंगे, तो इस वजह से. अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन में इसके 2 टाइप्स हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स मतलब ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स. वो आपने जरूर कर लेनी है, शॉर्ट में आता है, ठीक है. उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास जो स्पेशली इंपॉर्टेंट है वट इज एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है. तो ये टॉपिक कहाँ पे गिवन है, ये है पेज नंबर 23 पे गिवन है. टॉपिक मतलब पैराग्राफ है एक्सक्रीशन से पहले उसमें लिखा हुआ है. एक्सक्रीशन वाला टॉपिक आता नहीं है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब इसमें दोनों आपको नहीं देगा, एक दे देगा, या स्ट्रक्चर दे देगा या फंक्शन दे देगा, क्योंकि इस शीट में इतनी जगह नहीं होती, ठीक है. और इसमें सारा आ जाता है. ये जो आपके पास डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, इससे पहले
उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ बाकी को इतना नहीं है, हीमोडायलिसिस, सॉरी डायलिसिस। डायलिसिस का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई भी आपको दे देगा। डायलिसिस का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट में टॉपिक है व्हाट इज़ वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक, चले कुछ नहीं था। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात, एक्सरसाइज तो जरूर करनी है। आप एक्सरसाइज तो नहीं भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको ये गेस किसी काम का नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा ना हो फिर आप बाद में जाके कहेंगे भाई आप हमारा आया नहीं, ये हो गया वो हो गया, वो उस टाइम कोई भी आपकी शिकायत वैलिड नहीं है, ठीक है। वैलिड तब उस सूरत में जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें और देन ना आए तब मुझे कहिएगा, और इंशाल्लाह ऐसी नौबत कभी आने वाली नहीं, डोंट वरी। क्योंकि जितने मैंने आज से गेस दिए हैं वो मतलब आप ये कह लें 90% 80% सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ह्यूमन स्केलेटन, मतलब चैप्टर नंबर स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला। इसमें एक टेबल दिया हुआ पेज नंबर 38 पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास बोन एंड कार्टिलेज का कंपैरिजन है। बोन एंड कार्टिलेज, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, जबकि जो बोन्स होते हैं उसके आपको सेल जो होते हैं वो स्पेशली मतलब उसकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और जो मतलब ऑस्टियो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको इसके तीनों टाइप्स का पता होना चाहिए कि बोन के कौन कौन से 3 टाइप्स होती हैं और कार्टिलेज की एक टाइप कौन सी है। उसके बाद स्केलेटन वाला जैसे एक बंदे की तस्वीर बनी हुई है, इसको देख लें, ये इतना आता नहीं है आपको, बीच में से शॉर्ट में आ जाएगा, शॉर्ट में स्केलेटन मतलब किसी को एक पार्ट का उठा के दे देगा कि भाई फेशियल बोन्स के बारे में लिखें, वर्टिब्रल या रिब केज के बारे में लिखें, और उसमें फॉल्स एंड ट्रू रिब्स उसके बारे में लिखें, तो ये शॉर्ट में आता है स्केलेटन वाला, ठीक है, लॉन्ग में आता ही नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको इस तरह मतलब मोस्ट लिख दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, और मैं ट्राई करूँगा ये जो मैं जितने में गेस लिख रहा हूँ ये सारे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूँ। डिसऑर्डर में आपके पास जो स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थराइटिस वाला, आर्थराइटिस। उसके बाद बोन फ्रैक्चर इतना कोई नहीं, मसल वाला पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नो गेस इन दिस टॉपिक वैन। मसल का स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मसल की वर्किंग, मसल का फिलामेंट मॉडल, ठीक है, मसल का फिलामेंट मॉडल, और इसमें आपको टाइप्स ऑफ मसल, इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर डिसऑर्डर की बात की जाए तो डिसऑर्डर में जो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मसल फैटीग एंड टेक्निक, मसल फैटीग एंड टेक्निक। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट डोंट वरी, आप जब पास में और ये वो चीज़ें करके आए होंगे तो आप देखेंगे 90% तो आप कर कवर 90 to 80%, 80 to 90% आप कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज, बल्कि इसके एक्सरसाइज ज़रूरी है। सो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, उसमें आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसको देख लेते हैं अच्छे वे से। तो उसमें जो आपके पास रिफ्लेक्स आर्क शॉर्ट में आता है, रिफ्लेक्स आर्क शॉर्ट में आता है, इसकी डायग्राम आप कर लें, डायग्राम अच्छे से आपने करनी है। और अगर उसके बाद नर्व इम्पल्स की बात करें लॉन्ग में, नर्व इम्पल्स लॉन्ग, जिसमें पूरा लॉन्ग आता है, एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए साइनैप्स शॉर्ट में, लेकिन हम इसको स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है इंपॉर्टेंट। ब्रेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको हमेशा एक शॉर्ट आ जाता है, तो ये आप ये कह लें कि इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्किप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको किसी पार्ट का भी उठा के दे देगा। उसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और नहीं, नो इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नो अल्जाइमर डिजीज़ और सीटी स्कैन, ये 2 चीज़ आपके पास। उसके बाद इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर डिजीज़, मैं स्पेलिंग आप कंप्रोमाइज़ कर लें अगर आपको समझ आ रही है वेल एंड गुड। और उसके बाद आपके पास सीटी स्कैन, ये आपको इसका वर्किंग पता होना चाहिए, सीटी स्कैन काम कैसे करता है, स्कैन करता है, कैसे स्कैन करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 तकरीबन हमारे 14 चैप्टर हैं तो हमने सारे करने, सो यू कैन से दैट स्पीड में करना पड़ रहा है मुझे। ये है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसका गेस चाहते हैं कि भाई इसको याद कैसे करना है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ये वाला टॉपिक क्वेश्चन हर दफ़ा आता है। अब इसको आपने याद कैसे करना है तो मुझे बताइएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक से मैंने याद किया हुआ और बहुत ज़बरदस्त कर गया। चलिए बता ही देता हूँ, बल्कि नहीं बताता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। सो अभी स्किप करते हैं, मैं आपको अगर चाहिए हुआ तो मैं आपको वीडियो में बता दूँगा, ठीक है।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आपके पास बेसिकली एंड पिट्यूटरी ग्लैंड वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, आपने इसको तो छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आपने स्किप करने तो कर दें, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, एक बात है कि इनकी डिजीज़ सबकी कर लें कि भाई अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो उससे, उसकी कम होने से क्या होगा, ज़्यादा होने से क्या होगा, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से, यानी उसके में इशू आने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोगैल्सीमिया, तो ये कब होता है, तो ये आपको डिजीज़ ज़रूर याद रखनी है। बाकी अगर आप ना भी करें तो डिजीज़ आपने ज़रूर याद रखनी। एक और इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक आपने ये याद रखना है, ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड वो होता है जिसमें डक्ट्स भी होते हैं और उसमें दूसरा नॉन डक्ट्स भी होते हैं, तो यानी दोनों वे से काम करता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए फीडबैक वाले में स्पेशली जो इसका पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 बहुत ईजी है, इसमें आपके पास ये है बिहेवियर वाला। तो बिहेवियर वाले में जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें बायोलॉजिकल रिदम, इसमें 2-3 टर्म्स हैं, ठीक है, सारा नहीं, बायोलॉजिकल रिदम में कुछ टर्म्स हैं कि भाई नॉनियल क्या होता है और एनुअल रिदम्स क्या होता है, नक्चुरल क्या होता है, डाईयूरिनल, तो ये आपको सारे आइडिया होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, यानी इसके हवाले से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपके पास इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब उसमें जो स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि भाई हैबिचुएशन क्या है, लर्निंग क्या है। देखिए ये इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको एक दो पढ़ेंगे याद हो जाता है। अब देखिए मैं आपको मतलब बता देता हूँ, मैं आपको इम्प्रिंटिंग का बताता हूँ। चूज़ा था, अंडे में पड़ा था, क्या हुआ कि बंदे ने, एक बंदा था साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि चूज़े का अंडा अपने पास रखा, ठीक है, और जब बच्चा निकल रहा था वो अंडा उसके पास पड़ा था। अब जब बच्चा निकला उसने देखा कि भाई मेरे सामने बंदा बैठा है। अब उसको तो बंदे का नहीं पता है मेल है, मतलब मेल फीमेल है वो थोड़ी, लेकिन उसको ये भी आइडिया नहीं कि इंसान है क्या चीज़ है, वो तो बेचारा भी नया नया दुनिया में आ रहा है। तो अब वो क्या समझता है कि भाई यही मेरा, अब वो क्या करता है, वो बंदा जिस साइड पे जाता है वो चूज़ा उसके पीछे जा रहा है, मतलब वो उसको अपना पेरेंट्स मान लेता है, क्योंकि उसने पेरेंट्स को देखा ही नहीं है। तो जो बंदा जो सबसे पहले जिसको देखता है वो उसका पेरेंट है, तो ये इम्प्रिंटिंग है, ठीक है। अब आप समझ आ गई, आई थिंक सो, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आपने याद रखना। हैबिचुएशन क्या है, देखें एक गुलहरी है, एक पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, गुलहरी जो है दरख्त से नीचे आके बार बार घूम फिर के चली जाती है। एक दफ़ा नीचे आई तो पहले थोड़ी डर रही थी कि कहीं बच्चे मुझे मार ना थे, कोई पत्थर शत्थर ऐसा कुछ होके वापस चलेगी। देखा बच्चे कुछ नहीं कह रहे। उसके बाद क्या है कि जब भी हम देखें वो गुलहरी नीचे घूम रही होती है, क्योंकि उसे टेंशन नहीं है, उसे पता है मुझे ये नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। अगर वो बच्चे वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाते तो वो दूसरी बार आता ही ना, उसे टेंशन होती कि भाई अब ये मुझे मारेंगे, और ये उसकी हैबिट बन जाती है और वो दोबारा आता ना। तो ये चीज़ें, सॉरी मैं आपको समझाने लग गया, वो नहीं करना चाहिए था। चलें इस तरह करके आपने कवर करना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, लेटेंट और हाइट, ये सारी इंपॉर्टेंट है कंडीशनिंग के हवाले से। और एक टेबल बना हुआ इनेट और लर्निंग बिहेवियर का टेबल, वो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल ऑफ इनेट बिहेवियर, एक तो आज मेरे साथ कीबोर्ड ये धोखा कर रहा है, चलें कोई मसला नहीं है। इनेट बिहेवियर और दूसरा उसका एक टेबल बना हुआ। मैं आपको ज़्यादा मतलब वो बता रहा हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, ठीक है, और हैबिचुएशन के बाद और क्या हमारे पास आता है, इनसाइट लर्निंग। तो ये आपने जो है मतलब आपको अच्छे से जस्ट आप एक बार पढ़ लेना, उर्दू में रीडिंग ले लें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक और है फेरोमोन के हवाले से, पेज नंबर 105 जो लास्ट टॉपिक है, उसमें फेरोमोन के हवाले से एक रोल बताया हुआ है कि फेरोमोन का क्या रोल है, वो आपने अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। रिपीट होता है क्योंकि न्यू वर्ड है ना, तो न्यू चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती हैं, शॉर्ट में आ सकता है। What is the role of pheromone in, you can see the behavior, learning and something etc. Chapter number 7. Chapter number 7 reproduction, no guess, full chapter. इसमें कोई गैस नहीं है क्योंकि लॉन्ग आपको इसमें से आएगा, और जो स्पेशली है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल वाला वो ज़्यादा रिपीट होता है, लेकिन कोई गैस मैं आपको इसमें नहीं दे रहा, ठीक है, माजरत, क्योंकि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें कोई गैस नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी मुझे ये नहीं है कि मैं आपको मतलब मुश्किल में डालो लो। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट है 120 नेक्स्ट डेवलपमेंट एजिंग वाला चैप्टर है। तो डेवलपमेंट एजिंग वाले चैप्टर में जो है इसमें गेस्टुलेशन और न्यूरोलेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टुलेशन एंड न्यूरोलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो स्पीमन एक्सपेरिमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है, ठीक है। स्पीमन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर देखी जाए बात की जाए तो व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्शन। जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाला चैप्टर टॉपिक है ना, उसके अंदर ये मतलब क्वेश्चन आंसर दिया हुआ इसका, तो ये आपने ऐसे कर लेने। उसके बाद स्पेशली जो प्लेसेंटा वाला है और बर्थिंग एंड नर्सिंग है, ठीक है, मैं ज़रा इसको बल्कि स्किप ही कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं स्किप कर दूँ। अब देखिए, आपने पास पेपर को नहीं छोड़ना। अब अगर कोई चीज़ मैंने अगर इस पर स्किप भी की हुई है, तो अगर पास पेपर में दी हुई तो आपने ज़रूर करना है, वो ज़रूरी है। ये एक बात की चीज़ है, यानी आप ये कह लें कि अगर कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल गेस्ट पेपर्स या पास पेपर्स में नहीं है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए आपने उस टॉपिक को तो ज़रूर करना है। लेकिन अगर कोई टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट नहीं कहा हुआ, पास पेपर में आया हुआ, तो वो आपने करना है, वो नहीं छोड़ना, ये आप बात याद रखें, ठीक है। और इसमें आगे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई खास, बस मतलब लर्निंग मटीरियल है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। डिसऑर्डर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डिसऑर्डर आपने यूज़ कर ज़रूर कर लेने हैं इसके डिसऑर्डर्स, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो व्हाट आर द साइंस ऑफ एजिंग, व्हाट आर द साइंस ऑफ एजिंग। और इसमें एक और बात मैंने पीछे स्किप कर दिया हूँ, दैट इज़ कि भाई पोस्ट स्टेजेस ऑफ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ पोस्ट नेटल आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि भाई अगर 1 महीने तक बच्चा हो तो उसको हम कहते हैं न्यू नेटल, 2 साल का हो उसको इन्फेंसी कहते हैं, 2 साल से 12 साल का हो उसे चाइल्ड कहते हैं, और 12 से 18 का हो एडल्सेंस और प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं, और 18 से आगे बंदा मरने तक उसको हम एडल्टहुड कहते हैं। तो यानी अब हम किस स्टेज में, अगर आप 18 तक हैं, 18 से ऊपर है तो आप एडल्टहुड में चले जाते हैं, अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप किस में आते हैं, आप एडोलेसेंस में मतलब शुमार होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज इनहेरिटेंस, बल्कि इसका एक्सरसाइज रहेगी, तो एक्सरसाइज तो मैंने छोड़नी नहीं। चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और लेट मी कंप्लीट इट एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है। मैंडल के दोनों लॉ, टू मैंडल्स लॉ, मैंडल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए मैंडल लॉ को, तो आपने बिल्कुल किसी सूरत स्किप नहीं करना। हाँ, उसके बाद आपने ये आपको पता चाहिए कि जो डोमिनेंस के रिलेशन है ना, डोमिनेंस के रिलेशन, उसमें कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, तीनों जो रिलेशन है वो आपने करने हैं, ये ज़रूरी है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने हर हाल में करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए इरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस, इरिथ्रो लेट मी राइट इट देयर, इरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस, ये वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। बाकी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, पेज नंबर 163 में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपके पास दिया हुआ है डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, ठीक है। तो ये जो आपको मतलब अच्छे से आपको कवर करना है। उसके बाद आपके पास है लिंक्ड जीन, लिंक जीन में जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये हामिल है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और देन जो हमारे पास और आगे कौन कौन सा आया था मैं ज़रा अच्छे से देख लूँ। उसमें एक तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ यू कैन से दैट मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। उसके बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशंस था उस वो वाला टॉपिक आपने जरूर कर लेना है, सेक्स पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम स्किप तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें से हर टॉपिक लॉन्ग बनता है, हर टॉपिक लॉन्ग बनता है, हर टॉपिक, ठीक है। तो आप ये कह लें कि मैं इसमें भी आपको कोई गेस नहीं दे रहा, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ अनइम्पॉर्टेंट मुझे मिल जाता है इसमें से जो मैं आपको कहूँ कि आप स्किप कर दें, तो लो, इसमें से कोई अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, फुल चैप्टर। ऐसे 2 या 3 चैप्टर होंगे जो मैं आपको कहूँगा आपको फुल करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी एवोल्यूशन वाला, बड़े मज़े का चैप्टर है, बड़ी कहानी है इसमें, और आपको जस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी। जो एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट है, इसका जब आप एक बार उर्दू में पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, एवोल्यूशन पूरा टॉपिक है ये, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, लेट मी राइट इट, यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ठीक है।
अब ये जो है इसमें दो हैं, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी और एंडोसिम्बियन थ्योरी। इसकी जस्ट अब डायग्राम कर लें, आपको सारा A to Z क्लियर हो जाएगा, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद लमार्क के जो है आप ये बताएं, लमार्क के ड्रॉबैक्स ऑफ लमार्क, और उसके बाद आपके पास जो डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म में स्पेशली जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो क्या थी वो बताएं। सिलेक्शन बाय डार्विन, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ID1 पर क्यूरिंग भी नहीं है, स्पेसिएशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने स्पेसिएशन वाला टॉपिक कर लेना। स्पेसिएशन। उसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर 12, ये तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसमें आपको दो टॉपिक बताऊंगा, आप मज़े करें। एक टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, दूसरा टॉपिक है जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये पूरा टॉपिक आप कर लें, सक्सेशन सारा करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ये कहाँ तक कवर हो रहा है, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, ये ख़त्म हो रहा है पॉपुलेशन डायनामिक्स उससे पहले, ठीक है। बस और इसमें कुछ भी नहीं आपको करने वाला। और बस दैट्स इट। ओजोन वाला वो तो आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज उसके बाद चैप्टर 13 दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर आपने फिर पूरा करना है, इसमें से कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हर टॉपिक लॉन्ग बन सकता है। तो ये नहीं, आपको मैंने जो मतलब देखिए, मैंने आपको पूरी बुक में ऐसा नहीं कहा, जस्ट ये तीसरा चैप्टर है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से जो है आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। फुल चैप्टर 14। उसके बाद चैप्टर 14 में अगर आएँ तो चैप्टर 14 में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पेज नंबर 278 में जो डिजीज़ दी हुई है, चारों डिजीज़ हैं। एक है अगेंस्ट पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस एंड टेटनस, लॉकजा वगैरह, ऑल डिजीज़, ये आपने सारी करनी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका आपने एमसीक्यू अच्छे से कर लेना। इसका जो नेक्स्ट टाइम पेज पे टेबल है उसमें से एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा रिपीट होते हैं, तो मैं साथ में लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ टेबल, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये 4 मेथड है, मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग 4 मेथड है। इसमें मैं आपको नाम बताता हूँ, एक्लीमेटाइजेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, बैकक्रॉस, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट, बल्कि एक टेबल भी है पेज नंबर 283 पे टेबल है, वो आपने करना है, ठीक है, टेबल। और देन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, रोल ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स का रोल, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज। अब माइक्रोब का रोल वाला कौन सा है, वाटर ट्रीटमेंट वाला, कि वाटर को जो माइक्रोब को यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये आपने बताना है। तो ये था हमारा गैस। सो दैट्स ऑल, एंड उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जब इनको कवर करेंगे ना, इंशाल्लाह दैट विल कवर यू कैन से दैट 80 to 90%, ठीक है। मैं इसलिए इतने मुँह से उससे कह रहा हूँ कि मैंने तकरीबन हर टॉपिक टारगेट किया है। अब मैंने क्या, मुझे फेडरल बोर्ड ने बताया था, नो, अब ये मैंने कहाँ से किया, ये मैंने डिफरेंट, यानी आप कह सकते हैं मेरे सोर्सेज हैं, मैंने उनसे किया, और इसके अलावा एनालिसिस से किया। स्पेशली जो एनालिसिस होता है बड़ा काम मतलब फ़ायदेमंद होता है, उसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। एक बच्चा है वो पूरी बुक बैठ के रटता है, एक बच्चा इनको तैयार कर लेता है, तो तकरीबन फ़ायदा किसको ज़्यादा है, उस बच्चे को फ़ायदा है, उसने पूरी बुक की है, उसको टेंशन नहीं होगी। अब इस बच्चे को थोड़ी सी टेंशन होगी कि भाई हो सकता है कहीं और से आ जाए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इनमें से आएगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। लेकिन आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये पूरा कर पाएंगे और जल्दी कर लेंगे, और वो बच्चा उसको बड़ा टाइम लगेगा। आप जब जल्दी कर लेंगे फिर आप पास पेपर को रिवाइज़ करेंगे और एस को रिवाइज़ करेंगे। अब मैंने जो देखा है जो मैट्रिक के पेपर है उनमें कुछ पेपर में एस से आ रहा है, कुछ में बिल्कुल भी एस से नहीं आ रहा, कुछ में पास पेपर से आ रहा है, कुछ में एक्सरसाइज से आ रहा है। तो हम जब सबका कम्बिनेशन करेंगे तो जहाँ से भी आ जाए हमारे लिए कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा बायो का मतलब गैस, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। कोई भी आपका क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, फ्री होके पूछें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू वगैरह नहीं है, कोई मैं नहीं टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको डेफिनेटली आंसर कर दूंगा, मेरे पास नोटिफिकेशन ऑन होते हैं, जैसे ही आपका टेक्स्ट आता है मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।